हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ द लीन स्टार्टअप बुक समरी। दोस्तों, स्टार्टअप का मतलब होता है किसी बड़ी कंपनी का शुरुआती फेज़। कंपनी स्टार्ट करने का कन्वेंशनल तरीका क्या है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है, पहले आपने एक प्रोडक्ट को बनाया। दूसरा स्टेप, फिर आपने इन्वेस्टर से पैसे जुटाया। तीसरा स्टेप, फिर प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, अगर लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो लोग नहीं खरीदेंगे, जिसके कारण वो कंपनी या बिजनेस डूब जाएगा और इन्वेस्टर का पैसा भी डूब जाएगा। इस किताब में ऑथर ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका दिया हुआ है। आइए इस किताब के मेन प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला प्रिंसिपल है MVP से शुरू करें। ऑथर कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट प्रोडक्ट के साथ मैदान में उतरें, सिर्फ एक MVP तैयार करें, जिसका मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। जैसे अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है तो उसमें शुरू में हर चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक चीज़ें डेवलप करें। जैसे जब फेसबुक शुरू ही हुआ था तो उसमें सिर्फ फ़ोटोज़ को हॉट या नॉट रैंक करने का फीचर था। जो ढेर सारे फीचर आज हम देखते हैं वो तब नहीं थे। लेकिन इससे मार्क जुकरबर्ग को आइडिया लग गया कि उसको आइडिया बहुत पॉपुलर हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग उससे यूज करने लग गए थे। इसी तरह जो भी आपका आइडिया है उससे सबसे पहले बेसिक फॉर्म में लॉन्च करके देखें, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि लोग किस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे और किसको नहीं। जब तक आप प्रोडक्ट उनके सामने नहीं लाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। अपने प्रोडक्ट को मिनिमम रूप में लोगों तक लाने ही लीन स्टार्टअप का पहला प्रिंसिपल है, और इसी से इसका नाम लीन स्टार्टअप पड़ा। अगर लोग आपका MVP खरीदते हैं, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसके बाद आप इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं और अपनी लीन स्टार्टअप को स्केल अप कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रिंसिपल है पार्टनर से या एम्प्लॉयज़ ढूंढना। आप सिर्फ ऐसे पार्टनर को चुनें जो दिल से आपके आइडिया या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाएं। ऐसा ना हो कि आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप में है और आप ऐसे आदमी को अपना पार्टनर बना लें जिसका इंटरेस्ट स्टॉक्स में है। इससे आप दोनों को एक दूसरे का विजन समझ में नहीं आएगा। याद रखना, वही स्टार्टअप सफल होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट या पैशन होता है। ऐसे ही एम्प्लॉय ऐसे चुनिए जो आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं। सिर्फ कैरिकुलम वाइटे देकर उनका चुनाव ना करें। बहुत से लोग अपने कैरिकुलम वाइटे में बड़ा चढ़ा करके लिखते हैं कि उन्हें ये स्किल्स आती हैं, उन्हें वो स्किल्स आती हैं, लेकिन हो सकता है वो स्किल उन्होंने सालों पहले यूज़ किया हो और अब तक भूल गए हो, या फिर स्किल्स के सॉफ्टवेयर के नए वर्जन आ गए हो जो उन्हें नहीं आते हो। इसलिए एम्प्लॉय का ठीक से इंटरव्यू करें, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें। अगर आपको कोडिंग के लिए पाइथन जानने वाला एक्सपर्ट चाहिए तो कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चन पूछिए। फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताकर पूछे कि क्या वे इस काम को कर पाएंगे या नहीं। इस तरह आप एक उचित एम्प्लॉय का चुनाव कर सकते हैं। ये ना हो कि आप कोई ऐसा व्यक्ति चुन लें जो जावा या C++ में तो एक्सपर्ट है और पाइथन का सिर्फ बेसिक नॉलेज है, क्योंकि बाद में वो आपके काम नहीं आएगा और आपके लिए एक सर दर्द बन जाएगा। किसी भी स्टार्टअप की सफलता में टीम का ही रोल होता है, इसलिए अपनी टीम को सही चुनिए। दोस्तों, अगला प्रिंसिपल है फीडबैक लूप। इस किताब का अगला प्रिंसिपल है एक फीडबैक लूप बनाना। फीडबैक का मतलब है अपने कस्टमर से पूछना कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगा, उसमें क्या कमियां हैं और उसमें क्या सुधार होने चाहिए। तो इस फीडबैक लूप के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बिल्ड, दूसरा मेजर, तीसरा लर्न। सबसे पहले तो आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बनाना है, बस मिनिमम वायबल होना चाहिए, इतना कि काम चल जाए। इसके बाद मार्केट में आपको एक तरह से उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना है और देखना है कि लोग उसे खरीदते हैं या नहीं। इस स्टेज में लोगों से पूछें कि उन्हें प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा और क्या कमी है, और ये भी पूछें कि वो क्या सजेशन देना चाहते हैं। फिर तीसरे भाग में जो आपने लोगों से पूछकर सीखा उसके आधार पर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते जाइए। 5वां प्रिंसिपल है प्रोग्रेस। दोस्तों, अगर लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते तो आपको प्रोडक्ट को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए और किसी दूसरे आइडिया पर लग जाना चाहिए।
लेकिन अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो अब आपको स्केल अप करके आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, पांचवा प्रिंसिपल है फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपको अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करना होगा, उसमें सारे फीचर्स डालकर लॉन्च कर देना होगा। अब आपका लीन स्टार्टअप अब रियल स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस सब के लिए आपको इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस छोटे स्केल का है तो आप खुद भी फाइनेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़े स्केल का है तो बैंक से लोन ले सकते हैं या वेंचर कैपिटलिस्ट से इन्वेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं IMVU के बारे में। सबसे पहले तो ऑथर ने खुद अपना ही एग्जाम्पल दिया है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई जिसके ज़रिए लोग अपना रिज्यूमे या कैरिकुलम वाइटे अपने एम्प्लॉयर्स के सामने रख सकते थे। ये एक बहुत अच्छा आइडिया था। उस पर उन्होंने खूब सारा पैसा लगाया, रात दिन मेहनत की, लेकिन अंत में ये वेबसाइट नहीं चली। इससे एरिक को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने तो स्टार्टअप के बारे में बहुत अच्छा पढ़ा था कि लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन अब उन्हें असली हकीकत का पता चल चुका था। वास्तव में 95% स्टार्टअप डूब जाते हैं और लोगों का बहुत सारा पैसा भी डूब जाता है। इसलिए एरिक ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची। उन्होंने एक नई कंपनी IMVU शुरू करने की सोची, लेकिन इसका उन्होंने केवल एक इनिशियल वर्जन ही लॉन्च किया। इसमें लोग अपना अवतार बना सकते थे और कुछ लिख सकते थे। बस इन सिंपल फीचर्स के साथ उन्होंने इस प्रोडक्ट को लोगों को दे दिया। इसमें न ज़्यादा टाइम लगा और न ही ज़्यादा मनी। जब लोगों ने इसे पसंद किया तो एरिक को पता चल गया कि ये आइडिया चलेगा। अब उन्होंने एक एक करके इसके और फीचर डालने शुरू कर दिए। हर फीचर पर वे फीडबैक लेते और उसे वैलिडेट करते। इस तरह धीरे धीरे फुल प्रोडक्ट बन गया। बाद में उन्होंने इस वेबसाइट को काफ़ी अच्छे दामों में बेचे और काफ़ी अमीर भी हो गए। अपने इन एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने इस किताब को लिखा। आप भी अपने आइडिया को छोटे स्तर पर टेस्ट कीजिए और कस्टमर मिले तो ही आगे बढ़ें, नहीं तो किसी और आइडिया के बारे में सोचें।